Hello and welcome back to our Microsoft Excel formulas and function series. So by now you've already learned about some of the cool tips and tricks to handle the formulas effectively. और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम एक्चुअल फॉर्मूलाज के बारे में सीखें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंडीशनल फंक्शन से. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशनल फंक्शन इज एन इफ स्टेटमेंट. सो अगर आप कोई सिंपल कंडीशन चेक करना चाहते हैं और उसकी बेसिस पर किसी सेल की वैल्यू को डिटरमिन करना चाहते हैं, या अगर एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हैं और उसकी बेस पर किसी सेल की वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दैट. सो लेट्स टेक अ लुक. So let's get into this worksheet conditional. यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के और हमारे पास स्कोर्स आ रहे हैं और उनकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ रही है. राइट, स्कोर्स जो है वो हमारे पास इन्होंने सबने कोई लैंग्वेजेस की वैल्यूएशंस करवाई हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. ये लैंग्वेजेस हैं और उसके ये उनके मार्क्स हैं. अब हमने ये आगे के कॉलम्स फिल करने हैं और कैसे फिल करने हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दी गई है. ठीक है, सबसे पहले हम फिल करेंगे इंग्लिश पास. क्या है क्राइटेरिया? इंग्लिश स्कोर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. वेरी सिंपल फॉर्मूला. इफ इंग्लिश हमने यहाँ रेफर किया क्योंकि लॉजिकल टेस्ट पे हमें ना इफ के बाद फॉर्मूला ऑन किया, अब लॉजिकल टेस्ट डिफाइन कर रहे हैं. तो इफ C4, इसको मुझे थोड़ा सा, इफ C4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जब एक ही कंडीशन में दोनों आर्ग्यूमेंट्स देनी है कि सिर्फ ग्रेटर देन करूंगा मैं तो वो 5 वाले को फेल कर देगा, लेकिन मुझे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करना है कि 5 वाला भी पास है और उसके ऊपर के जितने नंबर्स हैं वो भी पास है. तो ये इस तरह से मैं दूंगा 5, पास, फेल. इंपॉर्टेंट नोट, पहला आर्गुमेंट लॉजिकल टेस्ट सिंपल था, मैंने यहाँ डिफाइन किया. कॉमा से मैंने सेपरेट किया, अपने सेकंड आर्गुमेंट पे आया. जैसे मैंने कॉमा दिया तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इधर था तो एक्सेल ने इसको बोल्ड किया हुआ. जैसे कॉमा देके मैं इधर आया तो एक्सेल ने मुझे बता दिया कि व्हाट डू यू वांट एज वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि उसने मुझे बता दिया कि अब आप सेकंड आर्गुमेंट पे. और मैं जो चाह रहा था वो मैं एक टेक्स्ट आंसर चाह रहा हूँ, और टेक्स्ट जो भी आपने लिखना है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखते हैं. तो मैंने इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास लिखा है. देन आई प्रेस अनदर कॉमा एंड आई मूव टू द वैल्यू इफ फॉल्स कॉरिडोर. और यहाँ पे भी मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फेल की आर्गुमेंट मेंशन की. एंड व्हेन आई प्रेस एंटर आई हैव द आंसर. इंग्लिश में स्कोर 1 है तो द पर्सन इज फेल. नेक्स्ट इज इंग्लिश ग्रेड. अब यहाँ हमें नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने 3 डिफरेंट ग्रेड्स देने हैं. अगर स्टूडेंट 5 to 6 मार्क्स लाया है तो उसको हम जस्ट पास कहेंगे. 7 to 8 मार्क्स लाया है तो एवरेज, और 9 से 10 मार्क्स आए तो एक्सीलेंट. नीडलेस टू से कि 5 से लेस मार्क्स आया तो फेल ही कहलाएगा. तो आर्ग्यूमेंट्स हम 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, प्लीज फॉलो कीजिएगा. इफ लॉजिकल टेस्ट, हमने इंग्लिश को ही देखना है. तो इफ लॉजिकल टेस्ट, सबसे एक तरीकेकार ये होता है नेस्टेड इफ लगाने में, लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें और सीक्वेंशियली जाएं. और एक तरीका ये होता है कि आप जो है वो इन बिटवीन की रेंजेस डिफाइन करें. कैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरे पास जो वो है 5. इफ लेस देन 5, यानी कि अगर 5 से भी कम मार्क्स है तो सबसे पहले तो ग्रेडिंग हो जाएगी उसकी फेल की. नेक्स्ट मुझे देखना है कि अगर मार्क्स 5 या 6 है तो क्या. अब मैं इस कंडीशन को 2 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं. इफ एक तरीका, नंबर 1, ये मुश्किल तरीका है. पहला तरीका, मार्क्स आर ग्रेटर देन, और एंड कंडीशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी. एंड कॉमा C4 अगेन. अब की बार मैंने बार बार क्लिक करने की बजाय C4 डायरेक्ट लिख दिया. लेस देन और इक्वल्स टू 6. एंड का फंक्शन यहाँ क्लोज हो जाएगा. दोनों आर्गुमेंट मस्ट बी ट्रू एट द सेम टाइम so I can give this output which is okay, right? Then I can move to another one which is if and this is greater than or equals to 7, then C4 is less than or equals to 8. तो आपने कहना है इसको sorry my bad, एवरेज आपने तब यहाँ होगा जस्ट पास, यहाँ होगा एवरेज, समथिंग लाइक दैट, राइट. एंड फाइनली एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं चौथी कंडीशन भी डिफाइन करूं, और एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने ये 3 कंडीशंस डिफाइन कर दी. अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स होंगी
तो लाजमी चौथी कंडीशन ही ट्रू होगी। तो मुझे चौथी कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप नेस्टेड इफ लिखते हैं कि इफ ए इज ट्रू देन दिस, अदरवाइज चेक इफ बी इज ट्रू, जब आप इस तरह की कंडीशन लिखते हैं तो उसमें जब हमेशा जो लास्ट कंडीशन होती है उसको, उसके लिए आपको कोई इफ की आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब सारे ऑप्शंस ट्रू की बजाय फॉल्स होंगे तो वो एक लास्ट फॉल्स वाली कंडीशन पर चला जाता है। इफ देन, इफ दिस इज ट्रू देन दिस, एल्स दिस। तो जब नेस्टेड इफ हम लिखते हैं तो क्या हो रहा है, इफ दिस इज ट्रू तो दिस, एल्स अनदर इफ दिस इज ट्रू तो दिस, एल्स अनदर इफ। तो यानी कि कहीं एल्स की आर्गुमेंट आ ही नहीं रही। तो जो सबसे लास्ट आर्गुमेंट आपकी होती है एक्चुअली वही एल्स की आर्गुमेंट होती है। तो इसलिए उसके लिए हमें दोबारा से कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट टाइप इन हियर एक्सीलेंट, कि अगर ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो स्टूडेंट एक्सीलेंट ही होगा, और फिर मुझे कितने इफ लगे हैं मैंने उतने ही ब्रैकेट्स क्लोज करने पड़ेंगे। एंड के ब्रैकेट से मैंने यहीं खोले, यहीं बंद किए, यहीं पे ओपन किया, यहीं बंद किया, बट इफ का आप देख सकते हैं कि इफ का मैंने पहला ब्रैकेट ओपन किया वो बंद नहीं हुआ क्योंकि वो नेस्ट हो रहा है। दूसरा ब्रैकेट ओपन किया वो भी बंद नहीं हुआ, तीसरा ब्रैकेट ओपन किया वो भी बंद नहीं हुआ, और अब वो तीनों एक साथ बंद होंगे 1, 2 and 3। कभी बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा खतरनाक इफ आप लिखते हैं तो प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि कितने ब्रैकेट्स चाहिए। उसके लिए एक कूल एक्सेल की टिप ये है कि आप जैसे मैं पहला अभी ब्रैकेट बंद करूंगा तो आप देखिएगा कि जिस इफ का ब्रैकेट बंद होगा वो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए फ्लैश होगा। तो पहला इफ जब मैंने बंद किया तो वो फ्लैश हुआ, दूसरा इफ बंद किया तो दूसरा वाला फ्लैश हुआ, और तीसरा इफ बंद किया तो ये वाला फ्लैश हो गया। इससे मुझे पता चल गया कि 3 ही चाहिए थे। प्रेस एंटर, देयर वी गो, वी हैव द आंसर्स हियर राइट नाउ। तो जितने भी यहाँ पे फेल है वो सब यहाँ पर भी फेल है, और बाकियों के हमारे पास स्कोरिंग्स आ गई कि जस्ट पास कौन है, एवरेज कौन है, एक्सीलेंट कौन है, एंड सो फॉर्थ, राइट। अब ये थोड़ा मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मूले को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, और ये जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे एंड की डबल कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ी। मैं इसी फॉर्मूला को आसान तरीके से भी लिख सकता था। कैसे? इफ C4 इज लेस देन 5 फेल, अदरवाइज इफ C4 इज लेस देन 7 तो आएगा जस्ट पास, इफ C4 इज लेस देन 9 तो आएगा एवरेज, else excellent। I still have the same answer। जो यहां पे फेल है वो यहां पे भी फेल है और बाकी के आंसर। तो मुझे एंड की कंडीशन यहां पे जरूरी नहीं थी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये वैल्यू एक सीक्वेंस में चल रही है। अगर लेस देन 7 इज ट्रू, अब आप कह सकते हैं कि यार अगर 4 आएगा आंसर तो वो भी तो लेस देन 7 है, तो वो तो 4 को कहीं पास ना कर दे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेगा वो क्योंकि ऑलरेडी मैं लेस देन 5 की कंडीशन डिफाइन कर चुका हूं। तो जब भी लेस देन 5, और मैंने सीक्वेंस में डिफाइन किए क्योंकि एक्सेल यहां से इवैल्यूएट करता हुआ जाएगा, तो अगर वैल्यू लेस देन 5 होगी तो वो हमेशा इसी पे ही इवैल्यूएट करेगा, इसी को ट्रू बोलेगा और यही इवैल्यूएट कर देगा, वो फॉल्स समझ के आगे जाएगा ही नहीं, यू नो। तो इसी तरह अगर वैल्यू 6 है तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यार अगर वैल्यू 6 है तो वो तो लेस देन 9 भी ट्रू होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वहां तक पहुंचा ही नहीं होगा, उसने पहले ही ट्रू देख लिया होगा। तो ये एक्सेल का एक इफ एंड एल्स फॉर्मूला का एक खास बिहेवियर है जिसको अगर आपको पता हो तो आप इतना आसान तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.